नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर सिंह बिस्ट। आज मैं अपने गांव में हूँ, चनौला, जो कि चकुटिया ब्लॉक का सबसे दूरस्थ गांव में से एक गांव है। और इन गांव को देखें तो इनकी अपनी एक अद्भुत सुंदरता है। और आज से लगभग 20 से 25 साल पहले ये गांव गुलजार हुआ करते थे। यहाँ पर बच्चे हुआ करते थे, यहाँ पर लोग हुआ करते थे। बहुत एक रंगीन माहौल, एक सांस्कृतिक संपन्नता थी। और साथ साथ में इन गांवों को बारानाजा गांव कहा जाता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये गांव धीरे धीरे पूरा खाली हो चुका है। और खाली होने के साथ साथ जो यहाँ के खेत हैं, खलियान हैं, वो पूरी तरीके से बंजर होते जा रहे हैं। लगभग 80% खेती जो है वो बंजर हो चुकी है, उनमें झाड़ झंकाड़ उग चुका है। लेकिन हम इसकी जड़ों तक क्या गए आज तक? क्या हमने कभी इसको ढूंढने की कोशिश की, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये ज़मीनें करोड़ों कमा सकती हैं। ये ज़मीनें जो यहाँ पर हैं उनकी वैल्यू बहुत अधिक है। वो इतना कमा सकती हैं जितना हम कहीं बाहर रहकर नहीं कमा सकते हैं। लेकिन ये ऐसा क्या हुआ कि ये ज़मीनें हमारे लिए, इनका भाव, इनका महत्व तो बिल्कुल भी नहीं रह गया। इसकी गर्त में हम कभी नहीं गए, इसको समझने का हमने कभी प्रयास नहीं किया। तो थोड़ी गहरी बात है, समझने लायक बात है कि ये शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, जब यहाँ पर बसाखत हुई होगी, जब आज से 8 पीढ़ी पहले यहाँ पर हमारे पूर्वज आए थे, तो इस गांव में आए होंगे, यहाँ पर रहे थे। और इस गांव में रहने के साथ साथ ये पूरा क्षेत्र उनका था। यहाँ पर कोई रहने की रोक टोक नहीं थी। वो अपना जीवन जीते थे, अपने लिए खेती बाड़ी करते थे और इन जंगलों से उतना ही लेते थे जितना उनको आवश्यकता थी। और वो केवल एक गांव में, इस गांव में नहीं रहते थे। उनके इस गांव के अलावा ऐसे ही अलग अलग इस पूरे जो जंगल आप देख रहे हैं, इन जंगलों में अलग अलग जगह पर अपने ठिकाने थे। वो 2 महीने यहाँ पर, 2 महीने वहाँ, 2 महीने वहाँ, 2 महीने वहाँ ऐसे रहा करते थे और पूरा संपन्न जीवन जीते थे। क्योंकि वो इस जंगल में आए हैं तो ये जमीन उनकी है, ये पूरा जंगल उनका है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे बंदोबस्ती हुई, अंग्रेज आए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बंदोबस्ती होने के बाद बंदोबस्ती में क्या कह दिया गया कि ये जो गांव है, हम इन सारे एरियाज को आपके अधिकार क्षेत्र से हटा के, जो हमारे अलग अलग जगहों पे ठिकाने थे, उनको हमारे अधिकार क्षेत्र से हटाकर एक गांव हमको दे दिया गया। और कहा गया कि इस गांव में 15-20 नाली जमीन आपको दे दी जाती है एक व्यक्ति को। तो उस समय के व्यक्ति के लिए 15-20 नाली बहुत होती थी। 20, 25, 30, 60 नाली तक भी रही है, तो 50-60 नाली बहुत होती थी और वो बहुत अच्छी खेती उसमें कर लेता था और अपना जीवन यापन करता था। लेकिन अब क्या हुआ कि धीरे धीरे परिवार बढ़े, बच्चे हुए। परिवार बढ़ने के बाद जो वो ज़मीनें जो हैं वो बटी। वो ज़मीनें आपस में बँटना शुरू हुई। एक परिवार में 2 लड़के, 4 लड़के हुए तो उनमें बटी। और आज स्थिति ये है कि आज 3-4 पीढ़ी बाद स्थिति ये आ चुकी है। अगर मैं अपनी बात करूं, चनौला में, अगर ऑल ओवर चनौला की बात करें तो कम से कम 1000 नाली ज़मीन से ऊपर है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास, अगर व्यक्तिगत तौर पे कहूं, मेरे आने वाले समय में जो मेरे नाम पर हो सकती है वो केवल 1.5 नाली ज़मीन। और ऐसे केवल ये मेरी बात नहीं है, वो पूरे गांव के हर, जो मेरे उम्र का बच्चा है, जो मेरे उम्र का युवा साथी है, उसकी, हर किसी की यही हालत है। तो अब क्या वो 1-1.5 नाली ज़मीन से क्या कर पाएगा? क्या उसमें करेगा? क्या वो वहाँ पर घर बना पाएगा? क्या वो उसमें अपने रहने की व्यवस्था करे? क्या अपने गाय भैंसों की व्यवस्था करेगा? क्या वो अच्छे उद्यान लगाने की बात कर सकता है? कैसे करेगा 1 नाली ज़मीन में, 1.5 नाली ज़मीन में? तो क्या हमारी सरकारों ने, क्या हमारे जो विधायक रहे हैं उस दौर से लेकर आज तक, क्या जो शासनिक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, क्या कभी किसी जन नेता ने ये बात उठाने की कोशिश करी कि ये जमीन हमसे क्यों छीनी गई? क्या जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उस पर बात क्यों नहीं हुई? अगर आज जो हमारे पूर्वजों के अलग अलग जगहों पर ठिकाने थे, उन ठिकानों पर अगर आज हमारा अधिकार होता तो आज हमको जरूरत नहीं होती। और कोई जाता भी नहीं, कोई युवा साथी नहीं जाना चाहता है बाहर, और वो जाता भी नहीं। वो यहीं पर कमाता, अपने अच्छे उद्यान लगाता। अगर 20-25 नाली, 30 नाली ज़मीन भी उसकी एक के पास एक चक होता तो बहुत अच्छा कर सकता था।
और मैं आज चनौला में नहीं रह रहा हूँ, इस गांव में नहीं रह रहा हूँ, तो उसका भी एक कारण यही है कि मेरे पास एक जगह पर इतनी ज़मीन नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो ये बहुत गहरी बातें हैं जिनको हमको समझना पड़ेगा, जिनको हमको सोचना पड़ेगा कि गांव ख़त्म क्यों हो रहे हैं, गांव से पलायन क्यों हो रहा है। हम लगातार कह रहे हैं, आज से एक पीढ़ी पहले पलायन नहीं था, क्योंकि ज़मीनें बटी हुई नहीं थी, इतनी बिखर नहीं चुकी थी, इतनी कम नहीं हुई थी। लोग करते थे, खेती-बाड़ी करते थे, वहाँ से उनको भोजन मिल जाता था, वहाँ से उनको खाना-पीना मिल जाता था, साग-सब्ज़ी मिल जाती थी, गाय-भैंस चराते थे, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जैसे परिवार बढ़ा, ज़मीन कम होना शुरू हुई, तो ये पलायन और ज़्यादा बढ़ता गया। अब मैं क्या दोबारा यहाँ आने की कोशिश करूँगा? मेरे पास यहाँ पर 1 से 1.5 नाली ज़मीन, अगर मेरी शादी होती है और उसके बाद परिवार बनता है, तो क्या मैं 1 डेढ़ नाली और उसके बाद मेरे बच्चे, क्या यहाँ पर रहने की स्थिति में रहेंगे? तो हम यहाँ से बाहर ही जाएँगे ना, तो गाँव कैसे बचेगा? और ये जो एक ज़मीन है, जिसको ज़मीन जायदाद कहा जाता था, वो अब केवल भूमि का टुकड़ा रह गई है। वो ज़मीन नहीं रह गई है, उपयोगी ज़मीन नहीं रह गई है, वो बिखर चुकी है, टुकड़े हो चुके हैं, छोटे टुकड़े हो चुके हैं, और उनमें वो किसी एक का अधिकार न होने के कारण से, वो बिखरने के कारण से उसमें कुछ नहीं हो सकता है, वो खोखली भूमि हो चुकी है। और ये हालत केवल इस गांव की नहीं है, ये हालत हर किसी गांव की हो चुकी है। लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ, हम अभी देख रहे हैं कि बहुत लोग जो है राजनीतिक तौर पे आते हैं, सामाजिक तौर पे आते हैं, नेता बनते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा सोच रहा है, क्या कोई ऐसा समझ रहा है कि ये पलायन वाकई हो क्यों रहा है, हमारी जड़ें कहाँ से थी? एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अगर चखुटिया की बात करें या किसी उत्तराखंड के किसी भी छोटे छोटे कस्बों की बात कर ले, वहाँ पर जो लेबर समुदाय काम करने के लिए आता है बाहर से, बिहार से आता है, यूपी से आता है, या अलग अलग जगहों से आता है, प्लेन से आता है, और जब हम उससे पूछते हैं कि आपकी कितनी ज़मीन है, तो वो बोलते हैं कि मेरे पास 2 बीघा, 4 बीघा, 8 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा ज़मीन है, और वो ज़मीन में वो खेती करते हैं और उससे बहुत अच्छा मुनाफा वो कमाते हैं यहाँ रहने के बावजूद भी। और हम क्या कहते हैं, हमारे पास कितनी ज़मीन है, मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा, मेरे पास कितनी ज़मीन है मैं बताऊँ? मेरे पास 1 नाली ज़मीन है, 1.5 नाली ज़मीन है, जो कि मेरे बच्चों के पास आने वाले समय में केवल आधी नाली ज़मीन नहीं रह जाएगी। तो कैसे पहाड़ बचेगा? कैसे पहाड़ की संस्कृति बचेगी? कैसे पहाड़ की व्यवस्था बचेगी? हम चाहे कितनी भी बात कर लें, पहाड़ को बचाने की, पहाड़ की संस्कृति को बचाने की, पहाड़ की व्यवस्थाओं को बचाने की, नहीं बच सकती जब तक आप जमीन से लोगों को नहीं जोड़ोगे, जब तक भू स्वामित्व नहीं मिलेगा लोगों को, जब तक नए पट्टे नहीं मिलेंगे लोगों को, तब तक हम बहुत सारी योजनाओं की बात कर देते हैं। कोई कहता है कीवी लगेंगे, कोई कहता है सेब लगेंगे, बहुत सारी बातें होती हैं। सब्जी का उत्पादन होगा, हर्ब्स का उत्पादन होगा, लेकिन उसके लिए लैंड चाहिए ना, जमीन चाहिए। जमीन कहाँ है? ये जमीन नहीं रह गई है, ये केवल एक भूमि, खोखली भूमि, जिस पे काम नहीं हो सकता है। ये बहुतों में बिखरी हुई है। नए पट्टे चाहिए, बंदोबस्ती चाहिए, चकबंदी चाहिए, तब जाकर कहीं कुछ हो सकता है। अभी एक पीढ़ी चकबंदी से भी हो सकता है, लेकिन अगले आने वाली एक पीढ़ी के बाद चकबंदी पे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो जमीन और टूटने वाली है और बिखरने वाली है। लेकिन इन गहरी बातों को समझने के लिए कोई आगे नहीं आता, इन गहरी बातों को कोई नहीं समझता है। और पहाड़ तभी बचेगा जब हमारे पास भूस्वामित्व होगा, भूमि होगी, जमीन होगी। आज अगर पहाड़ में कोई रहना चाहता है, अपना इनकम यहाँ से जनरेट करना चाहता है, हिमाचल जैसी स्थिति में आना चाहता है, उसको कम से कम 15 से 20 नाली का एक पैच चाहिए, तब जाके वो वहां पर कुछ कर सकता है, तब जाकर वहां पर वो कुछ इनकम जनरेट कर सकता है, तब जाकर वो किसी भी तरीके के उद्यान लगाने का, ऑर्चिड लगाने का सोचेगा, तो तब जाके उसको कुछ फायदा हो सकता है। वो वहां पर पशुपालन करने का सोच सकता है, तो उसका कुछ फार्म बन सकता है। अन्यथा हम कितनी भी बातें कर लें, कितनी भी व्यवस्थाएं कर लें, कितनी भी योजनाएं ला लें, कुछ नहीं होने वाला है।